गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। इस तरह का जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये जो अरेंजमेंट के अंदर जो भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इसी अरेंजमेंट को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को आपको समझना पड़ेगा डीपली। चलिए समझते हैं क्या होता है। हम लोग ये देख रहे हैं भाई A11, A12, A13 सब के अंदर A है। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स को अगर हम डिनोट करना चाहें किसी जनरल एलिमेंट्स में, तो हम आराम से लिख सकते हैं AIJ। ऐसा क्यों लिखा हमने? सबके अंदर A है, इसका मतलब ये है कि AIJ एक जनरल एलिमेंट है, और यह जो जनरल एलिमेंट है, यह जनरल एलिमेंट को हम सीधी से ये कहेंगे कि भाई IJ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो I है ना, ये आपको नंबर ऑफ रो को डिनोट करता है, ये जो J है ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए एक चीज़ और देखते हैं हम। भाई जनरल एलिमेंट तो है, लेकिन अगर मैं इस वाले एलिमेंट की बात कर लूँ, ये सारे एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है A11, A22, A33, A44 एंड शो ऑन, इन सब सारे जो एलिमेंट्स हैं, इस एलिमेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं अनदर वे में? ध्यान से देखिएगा भाई। इन सभी एलिमेंट्स को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं यह जनरल एलिमेंट्स हैं। कैसे? AIJ। ये जो AIJ हमने लिख दिया है ना, इसका मतलब है मैं जनरल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बट अगर मैं यही कंडीशन लगा दूँ, इफ़ I इजकल टू J, जैसे ही मैंने ये कंडीशन लगा दिया, आपको ये समझ जाना है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये और किसी के नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी एलिमेंट्स में आएंगे। तो ये तो एलिमेंट्स आ गए। इस वाले जो एलिमेंट्स है ना, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है ना, उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। क्लियर है? जो भी इसके अंदर आएंगे उसे हम लोग कहेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है, यह पूरे के पूरे मैट्रिक्स को 3 भागों में डिवाइड करता है। एक तो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स वाले एलिमेंट्स हो गए, एक हो गए इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स, एक हो गए इसके नीचे वाले एलिमेंट्स। तो जैसे ही इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स की मैं बात कर लूँ, तो आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर वाले जो भी एलिमेंट्स हैं ना, उन सभी एलिमेंट्स को मैं कहता हूँ दिस इज द एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये तो मैंने डेफिनेशन दे दिया कि भाई इसे हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर आपको इसे डिनोट करना हो तो कैसे डिनोट करोगे? भाई यहाँ भी मैंने लिख दिया AIJ। जैसे ही AIJ लिखा, मैंने पूरे के पूरे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर कंडीशन लगा दिया I लेस देन J, भाई ये कंडीशन लगाने का सीधा सा मतलब ये है कि जहाँ भी हम AIJ लिखेंगे, वहाँ पर I जो है J से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप कोई भी एलिमेंट उठा लोगे ना, तो I जो है J से छोटा ही होगा। क्यों? मैंने पहले ही कहा, कोई भी एलिमेंट ले लो। मान लो ये एलिमेंट हमने ले लिया, यहाँ का I ये है, J ये है, तो I1 J3, 1 जो है 3 से छोटा है, इसका मतलब I जो है J से छोटा है। सिमिलरली कोई भी एलिमेंट ले लो आप, ये ले लो एलिमेंट 2 4, ये इससे छोटा है, 3 4 ये इससे छोटा है। इसका मतलब इसके ऊपर कोई भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, उसमें एक ही कंडीशन लागू होगा, वो क्या? कि I लेस देन J। क्लियर है? चलिए इसी तरह से अब हम आते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को डिनोट करना है। जैसे ही प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स को हम जैसे ही डिनोट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे?
भाई इसे हम लोग बोलेंगे लोअर, चूंकि ये नीचे है ना इसलिए लोअर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए लोअर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इसे हमने कह दिया। भाई ये तो हमने कह दिया, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट्स जो लोअर पोर्शन में है उसमें पहला वाला जो है अगले वाले से बड़ा है। दैट मीन्स आई जो है जे से क्या है, बड़ा है। यहाँ भी देख लो आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है। इसका मतलब है इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंट क्या होगा भाई, ये होगा ए आई जे। ये तो मैंने जनरल एलिमेंट लिख दिया, लेकिन इफ़ जैसे ही मैंने कंडीशन लगा दिया आई ग्रेटर देन जे, इसका मतलब है इस कंडीशन को जैसे ही मैंने लगा दिया मैं ये समझ गया कि भाई ये वाला कंडीशन का कोई भी एलिमेंट वो लोअर मैट्रिक्स में आएगा। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ तो हम समझ गए। अब किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा होगा सर रो और कॉलम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से देख लो भाई। रो कॉलम ऐसे बात आप लोग पढ़ रखे होंगे। ये जो मैं ऐसे डिनोट करता हूँ ना, ये दैट मीन्स कि ये इन सबको रो कहा जाता है। ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका सेकंड रो, ये हो गया आपका थर्ड रो। इसी तरह से जितने भी रोज होंगे, रोज, और इस तरह से जो मैं डिनोट करता हूँ ये दैट मीन्स कि ये पूरा, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ध्यान से देखो, जैसे ही रो की बात करेंगे ना तो देखो फर्स्ट रो, ये पहला सब में फर्स्ट होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है। इसमें देखो ये सेकंड रो के एलिमेंट है, इसका मतलब ये सेकंड, ये सब के सब सेकंड रो के एलिमेंट है। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, ये सेकंड रो के एलिमेंट है, ये आपका थर्ड रो के एलिमेंट है। इसी तरह से हम जाते चले जाएंगे नीचे, तो ये लास्ट वाला कौन सा रो का एलिमेंट होगा, एम रो का एलिमेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज mth रो, ये mth रो है। कॉलम की बात कर ले भाई, तो ये फर्स्ट कॉलम, दिस वन इज सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। कैसे पता चल रहा है, ये पता चल रहा है हमें कॉलम की कंडीशन देखकर। ये फर्स्ट कॉलम की बात करो तो सारे एलिमेंट के कॉलम सेम होने चाहिए, फर्स्ट होने चाहिए। देखो लास्ट वाला ये फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट, इसका मतलब ये फर्स्ट कॉलम। इसमें देखो सेकंड कॉलम का है ये, तो ये सेकंड, सब के सब सेकंड कॉलम। इसी तरह से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो लास्ट में ये कौन सा कॉलम हो जाएगा। हम कॉलम के लिए क्या देख रहे हैं, लास्ट वाला देख रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। इसका मतलब लास्ट वाला देखेंगे एन कॉलम, इसका मतलब nth कॉलम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं nth कॉलम के। क्लियर है, चलिए अब इस मैट्रिक्स को एक तरह से और डिनोट करते हैं। भाई जितने भी रो होते हैं, जितने भी कॉलम होते हैं, उसको हम मैट्रिक्स के नीचे लिख देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई, m इंटू एन। ये m इंटू एन क्या है, ये m जो है नंबर ऑफ रो को डिनोट कर रहा है, n जो है नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। क्लियर है, तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इस तरह से डिनोट होता है। अब ध्यान देखिए, इस सब में जो भी आपने देखा ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कंडीशन याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन और ये कंडीशन, यही क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं एली में। आपका एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे आपको ये कहा जाएगा, दे दिया जाएगा कि भाई 1, 2, 3 एंड नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शन रहेंगे। क्वेश्चंस क्या रहेगा, और प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखना, आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस क्या रहेगा, विच एलिमेंट्स रिप्रेजेंट द अपर ट्रायंगुलर पोर्शन। अगर अपर ट्रायंगुलर पोर्शन की बात कर दी जाए ना, आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा रहा है। इसका कंडीशन याद रहेगा तभी तो। कंडीशन क्या है, aij इफ i लेस देन j। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर द
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हमें कंडीशन क्या देखना है भाई, ये देखो कंडीशन कहाँ लिखा है मैंने, यहाँ लिखा है कंडीशन ए आई जे इफ़ आई इजकल टू जे, क्योंकि आई इजकल टू जे सब के सब इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, ध्यान देना, जहाँ भी मैं ए आई जे लिख रहा हूँ ना, दिस इज़ द जनरल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, लेकिन जहाँ मैंने कंडीशन लगा दिया, 3 कंडीशन लगाया है, आई इजकल टू जे, अगर सिर्फ यही बात करूँगा तो समझो कि ये जनरल एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने कंडीशन लगा दिया आई इजकल टू जे, तो समझ जाना कि मैंने एक स्पेसिफाइड कंडीशन लगा दिया है, और यह स्पेसिफाइड कंडीशन किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर मैं कह दिया कि ए आई जे आई लेस देन जे, तो आपको समझ जाना है कि ये अपर ट्रायंगुलर के लिए कंडीशन है। ए आई जे इफ़ आई ग्रेटर देन जे, आपको समझ जाना है कि ये लोअर के लिए वैलिड है। इसको आप समराइज़ भी कर सकते हो, यहाँ से आराम से समराइज़ करके क्या लिख सकते हो भाई, मेन मुद्दा यहाँ आ गया। देखो भाई, हमने कहा जनरल एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, ठीक है, इज ए आई जे, ये है आपका जनरल एलिमेंट्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्लियर है, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि भाई प्रिंसिपल डायगोनल के लिए जो एलिमेंट्स होंगे, जो भी एलिमेंट्स होंगे प्रिंसिपल डायगोनल के लिए जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, ए आई जे इफ़ आई इजकल टू जे, ये आपका पहला नोट्स। नेक्स्ट वन इज, हमने कहा भाई अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, आई जे, ये तो जनरल एलिमेंट्स हो गया। जहाँ मैं अपर की बात करूँगा कंडीशन लगा दूंगा कि आई जो है लेस देन होना चाहिए जे के लिए। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट हो गया। चलिए तीसरा पॉइंट क्या बना इससे, भाई ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आराम से देखते जाओ, वो समझ आए ना ये रट लेना। इसके बाद आ जाएगा आपका क्या, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स की जैसे ही मैं बात कर दूंगा, इसका मतलब है ए आई जे, जैसे ही ए आई जे मैंने कह दिया, मैंने अभी क्या लिखा है, जनरल एलिमेंट्स, लेकिन अगर मैंने कंडीशन लगा दिया इफ़ आई ग्रेटर देन जे, समझ जाओ कि मैंने क्या कह दिया भाई, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को डिनोट कर दिया। क्लियर है, मुझे लगता है यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। सो नोट कीजिए, अगला टॉपिक इसके बाद हम लोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे देखेंगे, आपको 2 क्वेश्चंस दिख रहा होगा, फर्स्ट वन इज़ दिस एंड नेक्स्ट वन इज़ दिस। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे क्या है। पहले तो आप लोग क्या करें, वीडियो पॉज करें, खुद से सॉल्व करें इसे भी, खुद से सॉल्व करें इसे भी। ठीक है, ऐसे करते हैं, इसे मैं ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ए बी सी एंड डी, ऑप्शन देता हूँ मैं यहाँ पे 6 2 12 एंड 8, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। पॉज करके खुद से बनाए, उसके बाद नहीं बने फिर वीडियो देखें। आइए सॉल्व करते हैं। भाई हमें कहा जा रहा है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 3 into 2 order having elements a i j is equal to i minus 2j upon 3, और इसका मॉड दिया हुआ है। क्लियर है, चलिए भाई एक बात याद रखना हमेशा, ऐसे आगे मैं भी बताऊंगा बट अभी देख लो, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स। भाई एक एक बात सुनते जाओ, एक एक बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए फाइंड द मैट्रिक्स। जैसे ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे मैट्रिक्स फाइंड करना है, इसका मतलब है मेरे दिमाग में क्या बन गया, एक इमेज बन गया कि चलो भाई ए कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इस तरह से कुछ ना कुछ इमेज होगा। क्लियर है, चलिए ये कहता है 3 into 2, मतलब 3 into 2 ऑर्डर होने चाहिए।
अभी मैंने बताया था जो भी ऑर्डर होता है वह ऑर्डर आपका यहाँ पे लिखा जाता है। इसका मतलब मुझे 3×2 ऑर्डर का बनाना है। अभी हमने देखा था ना m×n, m क्या डिनोट करता था, रो को, ये क्या डिनोट करता है, कॉलम को। उसी तरह से ये जो 3 है यह रो को डिनोट करेगा, ये जो 2 है ये कॉलम को डिनोट करेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितने होंगे इसके अंदर, 3 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे। तो आपको नहीं लगता 3 रो का मतलब है कि एक ऐसे जाते हैं ना, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 1 2 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गए। कॉलम कितने, 2, तो पहला कॉलम यहाँ, दूसरा कॉलम यहाँ, इसका मतलब यहाँ पर भी एक एलिमेंट्स होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो एलिमेंट्स होता है ये A11 होता है ना, यहाँ पे हो जाएगा A12, ये हो जाएगा A21, ये हो जाएगा A22, ये हो जाएगा A31, ये हो जाएगा A32। क्लियर है? चलिए, इसका मतलब है हमें इसी को लिखना है यहाँ पे, यही मैट्रिक्स को तो लिखना है। अब इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, और ये सारे एलिमेंट्स हमें पता कैसे चलेगा भाई, क्योंकि ये तो ए जनरल एलिमेंट्स है, जनरल एलिमेंट्स है, तो जनरल एलिमेंट्स हमें यहाँ दिया हुआ है Aij। अब Aij दिया हुआ है हमें, तो जैसे ही हम Aij यहाँ लिख दिया, Aij इजिकल टू i-2j/3, इसका मॉड लगा देना है। ये हमें जनरल एलिमेंट्स दिया हुआ है, बट हमें तो इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये मैट्रिक्स लिखना है, हमें तो A11 की वैल्यू चाहिए। तो चलो A11 की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। A11 की वैल्यू का मतलब है कि i के जगह पे 1 रखना है, j के जगह पे 1 रखना है। तो जैसे ही मैं i के जगह पे 1 और 1 रख दूंगा तो A11 हमें मिल जाएगा। तो चलो रखो यहाँ पे, i के जगह पे 1 रखें तो 1 - 2, j के जगह पे 1 रखा तो 2 हो गया, अपॉन में 3, ये मॉड का था भाई। 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1/3, मॉड लगा दो 1/3, क्योंकि मॉड से कोई भी चीज़ बाहर आता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव। A11 हमें कितना मिला, 1/3। उसी तरह से A21 भी हम निकाल ले सकते हैं। बिल्कुल भाई, क्या करेंगे, i के जगह पे 2 रखेंगे, j के जगह पे 1 रखेंगे, तभी तो i के जगह पे 2 रखा तो 2 1 बन जाएगा। i के जगह पे 2 रखो तो ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 है ना, तो 1 ही हो गया ये 2, अपॉन में 3। भाई ये देखो 2 - 2 0, 0/3 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 0 हो गया। उसी तरह से मुझे क्या क्या चाहिए, अब देखो A11 मिल गया, A21 मिल गया, A31 भी तो चाहिए ना, तो A31 लिख लो। A31 निकालेंगे तो i के जगह पे 3, j के जगह पे 1, इसी के अंदर तो लिखना है मुझे। i ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जनरल वैल्यू हमें दिया हुआ है। 1 2 पुट करते जाओ, आपको एलिमेंट्स मिलते चले जाएंगे। i के जगह पे क्या रखना है, 3, यहाँ रख दिया 3 - 2/3, कितना हो गया, 1/3, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव है तो ये हमें 1/3 मिल गया। अब आते हैं A12। जैसे ही A12 की मैं बात करूँगा तो मुझे i के जगह पे अब 1 रखना है, j के जगह पे 2 रखना है। तो i के जगह पे 1 रखो, 1 - 2, j के जगह पे 2 रखना है तो मल्टीप्लाई में 2 कर दिया, मॉड लगा दिया, अपॉन 3 इसलिए लिखा क्योंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है। चलिए कितना हो जाएगा भाई, 1 - 4, डैट मीन्स -1/3, मॉड से बाहर निकलेगा 1/3 बनेगा। ये एलिमेंट्स निकल गए। अगला एलिमेंट्स क्या निकालना है भाई हमें, चलो ब्लैक से कर देता हूँ। A12 हो गया, A22 निकालना है। तो भाई अगर A22 निकालना है आपको तो यहाँ से निकाल लो। A22 भाई i के जगह पे 2, j के जगह पे 2, i के जगह पे 2 रखेंगे हम, 2 - 2 × 2/3, चूँकि मॉड था तो मॉड लगा दिया। सॉल्व करेंगे, 2 - 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, दैट मीन्स -2/3। ये मॉड है, मॉड से बाहर आएगा 2/3, ठीक है। अच्छा, मॉड वाला मैं बता दूंगा कैसे बाहर आता है ये प्लस में। उसके बाद मुझे निकालना है क्या, A22 निकल गया, A32 निकाल लो, A32 निकाल लो। भाई A32 निकालोगे तो i के जगह पे क्या रखना है, 3, j के जगह पे 2, i के जगह पे 3 रखो तो 3 - 2 × 2 अपॉन में 3 इजिकल टू कितना होगा, 3 - 4, डैट मीन्स -1/3 का मॉड
इज इक्वल टू 1/3। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट निकल गए, बस यहाँ रख दो यहाँ पे। यही तो आपसे पूछा जा रहा था, आपके ऑप्शन में यही मैट्रिक्स दिया हुआ था। 4 मैट्रिक्स थे, इसमें से एक ऑप्शन सही था। हमें लिखना है A11 की वैल्यू कितनी है 1/3, दैट मीन्स कि 1/3 होगा। A21 0 होगा, A31 1/3 होगा। चलिए A12 इज 1/3, दिस इज 1/3। A22 2/3 एंड A32 इज 1/3। देखो भाई यही वाला मैट्रिक्स हमें पूछ रहा था, लो भाई हमने मैट्रिक्स लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए ये आपका हो गया 3×2 मैट्रिक्स। यही आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, बाकी सारे ऑप्शंस में कुछ इनकरेक्ट थे, ये आपको चूज करना था। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। ये सब देख के घबराना नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें इसे। ये क्या कह रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट क्या है भाई, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×2 है। ये क्या है 3×2, दैट मीन्स 3 रो होंगे 2 कॉलम होंगे। तो तुम्हें नहीं लगता कि भाई अगर 3×2 का मैट्रिक्स है तो 3 रो होने चाहिए, मतलब 1 2 3 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, मतलब 1 2 कॉलम होंगे। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो सारे के सारे एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखो कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6। डैट मीन्स अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है, ये 6 और कुछ नहीं है, जो ऑर्डर होता है ना उसी ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन है। दैट मीन्स अगर 3×2 ऑर्डर है तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या मिलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3×2 इज इक्वल टू 6। उसी तरह से अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×4 है, इसका मतलब 2 रो हैं 4 कॉलम हैं। तो भाई देखो 2 रो ऐसे हो गया ना, 2 रो ये हो गया, 4 कॉलम 1 2 3 4 कॉलम, काउंट कर लोगे आपको 8 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब है इसमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लूँ तो वो कितने हो जाएंगे, जो भी ऑर्डर दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2×4 दैट मीन्स 8। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो जाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। भाई ये चीज़ समझ जाओगे, आगे जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें जरा देखते हैं हम लोग। करना क्या है हमें, फाइंड ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 12। तो हमें ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बताना है, मतलब जिसके अंदर 12 एलिमेंट हों। किन्हीं का आंसर 12 भी आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना है ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 12 ही रखने हैं। इसका मतलब है कि हमें ऑर्डर बनाना है। तो भाई देखो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, एक जो मैट्रिक्स है वो 1×12 का बना ले, मतलब एक रो और 12 कॉलम हो तो उसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो एक मैट्रिक्स हम ये बना सकते हैं। दूसरा मैट्रिक्स हम क्या बना सकते हैं भाई, 12×1 दैट मीन्स 12 रो और 1 कॉलम। तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा और इसके अंदर भी 12 एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? अच्छा, चूँकि हमें अंदर में 12 एलिमेंट्स ही रखने हैं, क्वेश्चन ही कह रहा है हमें 12 एलिमेंट्स ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे कम करना है। और अगला हम क्या बना सकते हैं भाई, देखो अगला क्या बना सकते हैं, 1 से तो बना लिया, अब 2 ज़रा से देखो, 2 से बनाया तो 2×6 मतलब 6 दूनी 12 एलिमेंट्स अंदर होंगे और 2 रो 6 कॉलम का एक अलग मैट्रिक्स बन सकता है। सिमिलरली
6 इंटू 2 का भी तो बना सकते हैं ना। 6 इंटू 2 मतलब 6 इंटू 2 ऑर्डर का अगर मैं बना दूँ तो 6 रो होंगे, 2 कॉलम होंगे, फिर भी इसके अंदर 12 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। और कोई बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। अगला अगर मैं बात कर लूँ तो 4 इंटू 3 का बना सकता हूँ। देखो 4 इंटू 3, 4 रोज 3 कॉलम, ऐसा भी एक मैट्रिक्स बना सकता हूँ। और एक और मैट्रिक्स में क्या बना सकता हूँ? 3 इंटू 4 का, 3 रोज और 4 कॉलम, ये अलग मैट्रिक्स होगा। जबकि इन सभी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 ही होंगे, तो ये डिफरेंट क्या हो गया? मैट्रिक्स बन गया ना। इसका मतलब यही तो डिफरेंट अरेंजमेंट हमसे पूछा जा रहा था। तो कितने डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं जो कि हमें एलिमेंट्स 12 ही दे? वो सिर्फ और सिर्फ 6 ही पॉसिबल है। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस क्वेश्चन हैविंग आंसर इज 6, इसलिए 6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है कि मैं चाहूँ तो आपको 4 पेज में भी इसे लिखा सकता हूँ, लेकिन हम लोग को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, इसलिए मैं इसको एकदम शॉर्ट में और अच्छे वे में आपको समझा दूंगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्लियर है? आइए, टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई? अभी हमने देखा कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर तो कंफर्म होगा। तो भाई अगर कोई भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का अगर हमें ऑर्डर लिखना है तो m इंटू एन के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है? जहाँ पे अभी हमने देखा ये जो m है ना, ये किसको डिनोट करता है भाई? नंबर ऑफ रो को। जो n है ना, ये नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट करता है। क्लियर है? चलिए आइए, एकदम ध्यान में रख लो बात। जहाँ भी m की बात करेंगे वहाँ पे हम रो की बात करेंगे, जहाँ भी n की बात करेंगे वहाँ पे हम कॉलम की बात करेंगे। तो भाई मैट्रिक्स जो है कितने टाइप के होंगे वो ज़रा ध्यान से देखना, कैसे कैसे क्या है। इसके बहुत सारे कंडीशंस बनेंगे, 1 2 3 4 5 कंडीशंस बनेंगे, पांचों के अलग अलग नाम होंगे। ठीक है, आइए भाई, इफ़ m इजकल टू 1 डैट मीन्स हम ये कह रहे हैं पहला कंडीशन कि m इजकल टू 1 मतलब m इजकल टू 1 बोल ही दिया हमने। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? इजकल टू 1 स्पेसिफाई कर दिया हमने। नंबर ऑफ रो 1 होंगे, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सिर्फ m को रिस्ट्रिक्ट किया है, n के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्लियर है? इसका मतलब रो तो सिर्फ एक होगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ रो एक होगा, डेट मीन्स ऐसा ही एक रो हो गया। अब बताओ भाई, कॉलम ये कितने भी हो सकते हैं, कॉलम चाहे कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप का एक अरेंजमेंट होगा, इसे हम लोग कहेंगे इफ़ m इजकल टू 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ़ n इजकल टू 1 दैट मीन्स n किसको डिनोट करता है? दैट इज नंबर ऑफ कॉलम इजकल टू 1। अब इस बार हमने क्या किया? कॉलम को डिस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब कॉलम सिर्फ एक होगा। तो कॉलम तो हमें पता है कि ऐसे हम लोग कॉलम को देखते हैं, तो कॉलम ऐसे होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब ये इस तरह से होगा। अगर मैं बात कर लूँ भाई इसके ऑर्डर की, ऑर्डर क्या होगा ज़रा मुझे बता देना भाई। ऑर्डर क्या होगा? m इंटू एन तो ऑर्डर होता है, और m तो 1 हो गया, इसका मतलब ये ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू एन, क्योंकि m को तो हमने 1 मान रखा है। m इंटू एन, एक रो n कॉलम। इसका ऑर्डर बता दें भाई, इसका तो ऑर्डर हमें यही पता है कि n 1 होगा, डैट मीन्स जो कॉलम्स होंगे सिर्फ एक होंगे, और m के बारे में हमें नहीं पता, तो m कितने भी हो सकते हैं, डैट मीन्स रो कितने भी हो सकते हैं, और कॉलम 1 होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा m इंटू 1। ठीक है? एक चीज़ और, अगर मैं बात कर दूँ इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो अभी हमने कहा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बाबू? 1 इंटू एन, दैट मीन्स कि n। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? m इंटू 1, दैट मीन्स m। ठीक है? आते हैं अगला कंडीशन के ऊपर।
ये कह रहा है इफ m ग्रेटर देन n, ठीक है। m ग्रेटर देन n का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या है कि रो, जो नंबर ऑफ रो है वो ग्रेटर है किससे, कॉलम से, ठीक है। रो ज़्यादा होंगे कॉलम कम होंगे, कितना होंगे हमें नहीं पता, बट नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगे। मतलब नंबर ऑफ रो ज़्यादा होंगे इसका मतलब क्या कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो 8 हमने रो ले लिया, कॉलम हमें 8 से ज़्यादा कम लेना पड़ेगा, रो ज़्यादा है ना, कॉलम कम लेना पड़ेगा। मान लो 1 2 3 ही कॉलम लिया, चलो, तो ये आपको कि इस टाइप का कुछ बन रहा है क्या इमेज, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऑर्डर की बात कर ले तो m इंटू एन ऑर्डर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर ले तो mn होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही होता है। चलिए अगली बात करते हैं। ये कंडीशन कह रहा है कि m लेस देन का मतलब है कि जो रो है वो कम होगा किससे, कॉलम से, क्लियर है। रो क्या होगा, कम होगा कॉलम से। तो ध्यान से देखना, रो कम होगा कॉलम ज़्यादा होगा, इसका मतलब है रो हम ले लेते हैं 1 2 3 रो ले लिया, लेकिन कॉलम क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम ज़्यादा लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, कितना भी कॉलम तो ज़्यादा ही लेना पड़ेगा। तो तुम्हें नहीं लग रहा कि कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर की बात कर लूँ, ये कितना ऑर्डर बन जाएगा, ये ऑर्डर बन जाएगा m इंटू एन, लेकिन कंडीशन वही है कि m जो है छोटा होना चाहिए n से, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट आता है m इजकल टू n, ये भाई सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। एक अगला कंडीशन क्या होता है, इफ़ m इजकल टू n, m इजकल टू n का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, दैट मीन्स रो इक्वल टू कॉलम, क्लियर है। इसका मतलब है जितने रो लोगे 1 2 3 4 ही कॉलम लेना पड़ेगा, 1 2 3 4। देखो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बना, इसका भी ऑर्डर m इंटू एन ही होगा, क्लियर है। इसे हम लोग कहते हैं रो इजकल टू कॉलम। अब भाई ज़रा ध्यान से देखना, अब आप ये बोलोगे कि भाई सर यहाँ पर तो भाई n कितना भी ले लिया हमने, m को 1 ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, n ज़्यादा है 1 से, और ये कंडीशन भी वही है, n ज़्यादा है m से, है ना, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूँ यहाँ पे कुछ बातें, इसके अंदर अगर मैं बोल दूँ, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सिर्फ n होंगे, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बात समझ में आई, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन बनने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, m होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता है, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m इंटू 1 इजकल टू m ही होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके m हो गए, दैट इज विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, क्लियर है। क्यों, क्योंकि जितने रोज होंगे उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ये हो गया आपका सेकेंड। चलिए यहाँ बताइए भाई इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, हमने तो कहा जो भी ऑर्डर होता है उसी का तो मल्टीप्लिकेशन होता है, इसका मतलब m n, यही तो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर, ठीक है। जो ऑर्डर होगा वही तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, mn होंगे, जो कि नंबर ऑफ
ऑर्डर के ही बराबर होगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं आपको m इजकल टू n, यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर भी तो वही होगा m इंटू n। क्यों? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? इजकल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये भी आप लिख सकते हो, इजकल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्लियर है? चलिए अब भाई ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसका नामकरण करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने कहा नंबर ऑफ रोज 1 है। सिर्फ एक रो अगर आपको दिख जाए, सिर्फ एक रो अगर आपको दिख जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं दिस इज रो मैट्रिक्स। दिस इज रो मैट्रिक्स। भाई दिख नहीं रहा होगा तो आप सुन करके नोट कर लेना। दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है ना, सिर्फ एक ही कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स एक है। इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्लियर है? कि आगे आते हैं भाई, यहाँ पे रो ग्रेटर देन कॉलम है। जैसे ही रो ज़्यादा होगा, 1 2 3 4 रो बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि हम ये वाला पोर्शन आपका नीचे जा रहा है, तो ये आपका हॉरिजेंटल हो रहा है या वर्टिकल। आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ये वर्टिकल जा रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बस नाम दिया गया है, इसे हम लोग कह देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो भाई, रो कम है कॉलम ज़्यादा है। कॉलम ज़्यादा, इसका मतलब कॉलम हम कितना भी कर ले सकते हैं। तो हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब ये क्या है आपका हॉरिजेंटल। इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कह देंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए अब एक और बचा, उसको भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। जितना रोज होगा मतलब जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही तो कॉलम होगा, उतना ही हम इधर भी जाएंगे। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए अब कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी कि भाई सर आपने कहा, सपोज डैट आपने कहा यहाँ पर n इजकल टू 1 है, यहाँ पे आपने कहा जैसे ही हमने n इजकल टू 1 रख दिया तो m तो कितना भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी तो m जो है एक से ज़्यादा होगा, इसका मतलब m जो है n से ज़्यादा होगा, क्योंकि n को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ एक ही n है। और देखो m कितना है, 1 2 3 4 5 6, एक से ज़्यादा है, मतलब कि m जो है ग्रेटर देन n है यहाँ पर। तो यह कंडीशन तो आपने यह भी बताया है कि m जो है ग्रेटर देन n है यहाँ पे, है ना। दोनों तो सेम टाइप का लग रहा है, लेकिन इसको अलग अलग क्यों किया? तो भाई अलग अलग नाम इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, n को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे n फिक्स नहीं है, मैट्रिक्स तो वो सेम है लेकिन n को फिक्स कर दिया है। यहाँ पे देखो n एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सिंपल सा ये समझ लो कि इसको नाम कह दिया हमने कॉलम मैट्रिक्स, इसको कह दिया वर्टिकल मैट्रिक्स। इसीलिए कह दिया क्योंकि कंडीशन दोनों में सेम है, m यहाँ भी ज़्यादा है n से, m यहाँ भी ज़्यादा है n से, लेकिन दोनों का नाम अलग अलग है। ऐसा क्यों? आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आप अगर अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप जैसे ही घर पे चले जाओगे तो अपने पापा के लिए आप क्या बन जाओगे, बेटा बन जाओगे या बेटी बन जाओगे। ठीक है, इसका मतलब आप तो चेंज नहीं हो रहे हो, आपका क्या चेंज हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। जब हमारे क्लास में हो तो एज ए स्टूडेंट हो आप, लेकिन आप अपने घर में हो तो एज ए सन और डॉटर हो आप, एज ए बेटा या बेटी हो, लेकिन आप तो वही हो ना, आपका नाक मुंह हाथ गोड़ सब तो वही है। इसका मतलब है जैसा जिसका जैसा प्लेस उसका वैसा नाम, जिसका जैसा प्लेस उसका वैसा नाम।
यहाँ पर n को फिक्स कर दिया, आप क्लास में हो तो इसका नाम हो गया कॉलम, इसका मतलब आप अभी छात्र हो, स्टूडेंट हो। इसका हमने फिक्स नहीं किया, आप घर पे हो, इसका नाम हो गया वर्टिकल, आप वहाँ पे बेटा बेटी या कुछ भी हो, ठीक है। तो आप चेंज नहीं हो रहे हो, मैट्रिक्स का कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या हो रहा है, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम अलग अलग दिया गया है। क्लियर है? हमें लगता है आप समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए।